अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है आज? पीएससी के पेपर्स वगैरह दे रहे थे आप लोग? चलो खैर। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। टैक्स के सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस के ऊपर कुछ हमने रोशनी डाली थी, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस आपके पास है। हमने कुछ भी खास डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया था, और बिल्कुल एंड में हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया था डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का, जो कि बहुत ही सिंपल सा डिस्कशन था। 20-25 मिनट का वो डिस्कशन होगा, 15-20 मिनट का डिस्कशन होगा, वो आप लोग देख लेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर से, उसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ठीक है वही बात। तो आज हम अपने फ्रेश डिस्कशन का आगाज करेंगे, फ्रेश ताजे ताजे डिस्कशन का आगाज करेंगे। इनकम टैक्स। मैंने ये बताया था बेटा, प्लीज बातें नहीं होंगी, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने आपको ये बताया था कि इस आपके कोर्स के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और इसके अलावा प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है जो 8 से 10 मार्क्स का टेस्ट होता है। सबसे मेजर पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन इज योर इनकम टैक्स पोर्शन, व्हिच विल कंज्यूम 80% ऑफ द टाइम, which will consume 80% of the time। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, अब वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाली डिस्कशन जिन बच्चों ने मिस की वो लेक्चर से देख लेंगे। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है इसको? 2 वजूहात की बिना पर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 वजूहात की बिना पर इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसलिए नंबर 1, सबसे पहले कि ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली टैक्स पेयर की इनकम पर अप्लाई होता है। ये टैक्स डायरेक्टली टैक्स पेयर की इनकम पर अप्लाई होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। कितनी आसान बात है। दूसरी बात, पेमेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। मेरी इनकम पर टैक्स है तो बर्डन मुझ पर है, और जिम्मेदारी टैक्स के पे करने की भी किस पर है? मुझ पर। So payment of tax and burden of tax is on same person. Sales tax में ऐसा नहीं होता। Sales tax is an example of indirect tax. Indirect tax में इनकम पर डायरेक्टली टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा होता, इनकम पर डायरेक्टली टैक्स अप्लाई नहीं हो रहा होता। और ये हम सबका मुशाहिदा भी, जूस लेते हैं तो जूस की प्राइस पर सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि दुकान वाला आपसे पूछे भैया बताओ इनकम कितनी है तुम्हारी, फिर मैं उस हिसाब से टैक्स लगाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता ना, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो सेल्स टैक्स is applicable on consumption of goods and services, and sales tax is an example of indirect tax। ये डायरेक्टली इनकम पर नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली तो जेब से जाएगा ना। क्या ख्याल है? जाएगा तो जेब से ही ना, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स नहीं है। उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम अपना डिस्कशन का आगाज करने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम और टैक्स है क्या? टैक्स है क्या? इन दोनों वर्ड्स के ऊपर हमने काफी सारा डिस्कशन करना है अपना। इनकम टैक्स पर, टैक्स कहते किसे हैं? अगर उर्दू में इसके मानी निकालेंगे हम तो इसके मानी बनेंगे जजिया। टैक्स के इंग्लिश में, अंग्रेजी के अंदर अगर हम इसकी मानी देखेंगे तो अगर इस के लिटरल मीनिंग देखोगे तो टैक्स मींस बर्डन। जिस पर टैक्स लगाया जाता है उसके लिए बर्डन, क्योंकि उसकी जेब से जाएगा ना, उसकी जेब से जाएगा। तो सर उसकी जेब से जाएगा तो जेब तो हल्की हो जाएगी, तो जेब पे से तो बर्डन कम हो रहा है। कैसा बर्डन है जो जेब से कम हो रहा है? उन्होंने कहा जेब से तो कम हो रहा है, लेकिन ये जो माल जेब से निकलता है उसका बोझ दिल पे होता है। ठीक है, खैर ये तो ऐसी शायराना बात हो गई, लेकिन जो माल जेब से निकलता है वो बर्डन होता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम पे।
ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर किसी बंदे ने, अब हम टैक्स की दुनिया में ना एनुअल फिगर्स पे बात करते होते हैं। किस फिगर से बात करते होते हैं? एनुअल फिगर्स पे बात करते होते हैं, एनुअल इनकम पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब मिस्टर ए की एनुअल इनकम है 1 मिलियन रुपीस। अब 1 मिलियन रुपीस के बाद आपने मिस्टर ए को कहा कि भैया आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लग गया 1 लाख रुपए का, तो 1 मिलियन उसने कमाए, 1 लाख उसने टैक्स दे दिया। डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची? 900,000, 9 लाख रुपीस। इसका मतलब दिस इज अ बर्डन ऑन डिस्पोजेबल इनकम। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक होगी बात। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो ये टैक्स जो कि टैक्स पेयर के लिए बर्डन है, किसके लिए बर्डन है? यही टैक्स रेवेन्यू है किसके लिए? फॉर कंट्री, फॉर गवर्नमेंट के लिए यही अमाउंट रेवेन्यू है। आप लोगों ने बजट कभी देखा तो नहीं होगा, ऐसे शौक तो आप लोग पालते ही नहीं है। सर ऐसे शौक हम पालते ही नहीं है जिसके अंदर पढ़ना पढ़ाना पड़े, हम तो वो शौक पालते हैं जिसके अंदर तफरी हो, तमाशा हो। क्या ख्याल है? चलो, लेकिन इंशाल्लाह जब सीए में आ ही गए हो तो ऐसे शौक ना भी चाहोगे तो पालने पड़ जाएंगे। थोड़ा सा सीए के सफर में आगे बढ़ोगे तो दाढ़ी बढ़ रही होगी, पता भी नहीं चलेगा, फिर मेरी जितनी हो जाएगी। जब आर्टिकलशिप तक पहुंचोगे तो देखोगे तुम लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब सीए फाइनल में आते हैं ना, दाढ़ी आ जाती है उनकी, अल्लाह वाले बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी अल्लाह वाले बन जाते हैं। ये प्रोफेशन इसीलिए तो बहुत प्यारा प्रोफेशन है, ये हर उल्टी सीधी चीज छुड़वा देता है। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूँ, स्टूडेंट से अपने हमेशा ही कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करो कि यू आर इन दिस प्रोफेशन। ये प्रोफेशन तुमको बहुत सारी फजूलियात से वैसे ही बचा लेगा। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, ये तुमको बहुत सारी फजूलियात से वैसे ही बचा लेगा। अच्छा, तो कभी अगर आप लोगों को बजट डॉक्यूमेंट देखने का मौका मिले, बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर आगे भी काफी बात करेंगे हम लोग। बजट होता क्या है? बजट होता ये, जिस तरह हम में से हर एक अपने घर का बजट बनाता है ना, we will try to keep things very simple। हल्की सी भी कोई बात ऐसी लगे ना कि बालों को टच करते हुए उड़ गई है तो मुझे बता देना, मैं उसको ठहर के दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कोई चीज ये मत सोचना कि सर ने हमारे लेवल से ऊपर की बात बता दी है। मैं आपके लेवल से ऊपर की बात बताऊंगा नहीं स्टेज पे, तो जो बात बताऊंगा वो समझ आनी चाहिए। और अगर समझ नहीं आ रही तो अभी जिम्मेदारी हुई किसकी? आपकी, कि आप मुझे बताएंगे कि सर ये हमको बात समझ नहीं आई। क्योंकि अगर इतने सारे बच्चे बैठे हुए तो मैं हर किसी के दिल में झांक के तो नहीं देख सकता किसको समझ आया, किसको समझ नहीं आया, किसके दिमाग में घुस रही है बात, किसके दिमाग में नहीं घुस रही। नहीं, यू हैव टू स्पीक अप ना। आप बताओगे, डॉक्टर के पास भी जाते हो तो बोलते हो ना, सर डॉक्टर खांसी हो रही है, सीने में बलगम हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो फिर डॉक्टर, वरना डॉक्टर घुटना चेक करना शुरू ना कर देगी। समझ रहे हो? तो आपने बताना होगा ना। अच्छा भाई, तो जिस तरह हम में से हर एक अपने घर का बजट बनाता है ना, आप तो नहीं बनाते होंगे, आपके अम्मा अब्बा बनाते होंगे। तो बजट में होता क्या है? व्हाट इज अ बजट? इतना कमाएंगे, इतना खर्चा होगा। और अक्सर औकात महीने के आखिरी दिनों के अंदर आप अम्मा से पैसे मांगते होंगे, अम्मा बोलती है महीने के आखिरी दिन चलने बेटा, थोड़ा सा जरा हाथ खींच के, अब्बा जरा पैसे। मैंने बोला बेटा महीने के आखिरी दिन चलने, मेरे पास भी नहीं है, जेब में देखो खाली है। बजट में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल इनकम है लाख रुपए, अब घर का बजट बनेगा, और वो बजट कितने के अंदर अंदर बनेगा? लाख के अंदर अंदर ही बनेगा आइडियली। हमारे मुल्क का उल्टा हिसाब है। पहले हम कहते हैं इतने हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये तो होंगे भाई माजरत के साथ, ये एक्सपेंसेस तो हमें करने हैं। आवाम की फलाह बहबूद के लिए अस्पताल भी बनाने हैं, रोड भी बनाने हैं, क्या ख्याल है? गरीबों के लिए स्कूल भी बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना है, आवाम को एक से बढ़कर एक सहूलियात भी देनी है। अब आवाम की खिदमत तो करनी है। बोला भाई ये तो खर्चे हैं माजरत के साथ। अच्छा भाई, अब देखते हैं इनकम कितनी है। अच्छा, खर्चे हमने पहले से डिसाइड कर लिए, फिर हमने कहा इनकम कितनी है। अब गवर्नमेंट अपनी इनकम डिटरमिन कर रही है। सो टैक्स इज द रेवेन्यू। तो अगर आप कभी बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू,
ये गवर्नमेंट की इनकम है। ये जो पैसा आ रहा है बेसिकली ये उससे वो फिस्कल एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस होंगे। बात समझ आ रही? फिस्कल एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस होंगे। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी बोलते हैं, जिसमें हम करंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, इसके ऊपर भी आगे बात आएगी थोड़ी सी। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स ये जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, जो कि होता नहीं है माजरत के साथ आमतौर पर। बारिश के बाद रोड टूटे हुए टूटे के टूटे ही रह गए, उसके ऊपर किसी कोई खड्डे पे मट्टी डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो रोड बन के दे नहीं रहे। बनते भी हैं तो ऐसे बनते हैं कि एक बारिश तक चलें, उसके बाद वापस से वही हाल हो जाए। तो खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। करंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फिर करंट एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं गवर्नमेंट के। वो क्या होते हैं? करंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर मिसाल के तौर पर जजेस की सैलरी हो गई, तो पुलिस वाले जो आपको इतनी अच्छी सर्विसेज देते हैं उनकी सैलरीज हो गई, सही है। तो ये सारे के सारे करंट एक्सपेंडिचर हैं। नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हो गए माशाल्लाह, जो इतना इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उनकी सैलरीज हो गई, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स की सैलरीज हो गई। तो ये सारे के सारे करंट एक्सपेंडिचर्स ये सारे अखराजात होते हैं। अच्छा सर, लेकिन क्या ऐसा होता है कि, और मैंने आपको बताया था ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पर एक्सपेंडिचर्स हो गए, हमने कहा यार एक्सपेंडिचर है हमारे 100 ट्रिलियन के, रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू है हमारा 65 ट्रिलियन का, नॉन टैक्स रेवेन्यू है हमारा 10 ट्रिलियन का, खर्चे 100 के हैं सर, टैक्स रेवेन्यू नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के बन रहा है हमारा 75 ट्रिलियन का। और फिर मैंने इसमें बताया था टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से होते हैं, मिसालें दी थी मैंने बहुत सारी, ठीक है, लेक्चर्स आप देख लेंगे पिछला वाला। तो बाकी जो बच गया सर वो पैसा कहां से आएगा? हमने कहा सर उसको कहते हैं बजट डेफिसिट। बजट में ये डेफिसिट गैप क्रिएट हो गया। अभी गैप कैसे पूरा होगा? अब हुकूमत लोन लेगी, हुकूमत कहां से लोन लेगी? हुकूमत हमसे भी लोन लेगी, हम और आपसे भी लोन लेगी, आम आवाम से भी लोन लेती है हुकूमत, कंपनीज से लोन लेती है। उसको हम कहते हैं PIBs इशू कर दिए गवर्नमेंट ने, T-bills इशू कर दिए गवर्नमेंट ने। अब ये आपको ही समझ नहीं आएंगी मोटी मोटी टर्मिनोलॉजीज, मैं इसको आसान करके समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दी कंपनीज के। देखते होगे ना आप लोग, किसी ना, अब माशाल्लाह जो भी PRC के बच्चे आ रहे हैं, एक लॉट ऐसी आई थी, एक बैच ऐसा आया था जिसमें हमें बड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि उसने अकाउंटिंग पढ़ी भी नहीं थी। AFC से PRC का ट्रांजिशन ऐसा था कि उसमें अकाउंटिंग का पर्चा बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था, तो मैं बड़ा मसला होता था। लेकिन अब माशाल्लाह सारे के सारे PRC का अकाउंटिंग का पेपर देकर आए। मैं कोई ऐसा बच्चा है जिसने अकाउंटिंग का पेपर कभी दुनिया में जिंदगी में दिया ही नहीं है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने देखा होगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लोन नोट्स आ रहे होते हैं, नोट्स, बॉन्ड्स इशूड आ रहे होते हैं। इसका मतलब कंपनी ने बॉन्ड्स इशू कर दी मतलब कंपनी ने पैसे ले लिए, ऑन लोन ले लिए, लायबिलिटी होती है कंपनी की। इसी तरह कंट्री भी बॉन्ड्स इशू करती है, PIBs इशू करती है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, T-bills इशू करती है, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है गवर्नमेंट। वो कौन सब्सक्राइब करवाते हैं? वो कंपनीज लेती हैं। तो इसका मतलब कि कंट्री ने लोन ले लिया, ठीक है। तो अपने लोगों से भी कंट्री लोन लेती है, बैंकों से भी कंट्री लोन लेती है। बात समझ आ रही है? हर बैंक ने भी कंट्री को लोन दिया हुआ होगा, PIBs में इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, T-bills में इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। फिर इंटरनेशनल बैंक से भी लोन लेते हैं, IMF से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं। फिर मुख्तलिफ इमदादें आती हैं, इमदाद भी आती है, और फ्रेंड कंट्रीज से भी लोन लेते हैं। तो इस तरह से करके ये बजट डेफिसिट पूरा होता है, ठीक है। बजट डेफिसिट इसको कहते हैं। फिर मैंने बताया था एक करंट अकाउंट डेफिसिट भी होता है। हमारे मुल्क के सबसे दो बड़े मसले हैं, वो कौन से मसले हैं? एक बजट डेफिसिट है और एक करंट अकाउंट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट ये मैंने आपको बताया, खर्चे हमारे मुल्क के ज्यादा हैं, जो इनकम जनरेट हो रही है वो कम जनरेट हो रही है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? बजट डेफिसिट फाइनेंस होगा। कैसे फाइनेंस होगा? लोन से फाइनेंस होगा। वो लोन कहाँ से लेना पड़ेगा? IMF से, वर्ल्ड बैंक से लेना पड़ेगा। देखो जो हमने अपनी कंट्री से लोन लिया है वो तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना, अपने ही लोग हैं, हो ही जाएगा पे। मसला क्या है? जो हमने डॉलर में लोन लिया है
IMF से लोन लिया है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। अब ये जो डॉलर में हमने लोन लिया है, जैसे ही ये डॉलर एप्रिशिएट होता है, रुपये डेप्रिशिएट होता है, ये लोन बढ़ जाता है, PKR में ये लोन बढ़ जाता है। अच्छा, आप जब बजट डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हमारे कौमी खजाने के ऊपर कितना ज्यादा बोझ है, और उस बोझ के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्शन, अभी हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, उस बर्डन में एक बहुत बड़ा पोर्शन पता है क्या है? पेंशन ऑब्लिगेशन। ये आज तक जितने सरकारी मुलाजिमीन रिटायर हुए हैं, आज तक जो जजेस रिटायर हुए हैं, जो पुलिस वाले रिटायर हुए हैं, जो हो रहे हैं, जो फौजी रिटायर हुए हैं, जो हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो जब तक सर्विस में होते हैं उनको तब तक तो सैलरी मिलती है। मजे की बात, जब वो रिटायर हो जाते हैं उनकी पेंशन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे उनकी पेंशन देखकर। रिटायर जजों की पेंशन 2-2 लाख रुपए महीना, 3-3 लाख रुपए महीना भाई। रिटायर्ड फौजियों की पेंशन लाखों रुपए में। इसका मतलब सर जब तक वो जिंदा रहेंगे उनको पैसे मिलते जाएंगे बजट के अंदर। हाँ, अरबों रुपए, अरबों रुपए। यहां पर आवाम मर रही है भूख से, और वहां पे पेंशन में लाखों रुपए। इतनी बड़ी पेंशन ऑब्लिगेशन देख के आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब चाहे वो जजेस हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो फौज वाले हो, कोई भी हो, लगी ये पेंशन। खैर, तो इससे एक बहुत बड़ा कौमी खजाने पे बोझ पड़ता है। ठीक है, तो बाहर तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि ये जो टैक्स मेरी और आपकी जेब से जाता है, मेरी आपकी जेब से जाता है, कंपनीज की जेब से जाता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। हमारे लिए तो बर्डन है, हमारे लिए तो बर्डन है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू। फिर मैंने एक और बात आपको बताई थी कि एक छोटा सा डिस्कशन और भी करूंगा कि ये जो टैक्स का निजाम है, क्या ये इस्लामी मुमलिकत का निजाम है? क्या इस्लामी मुमलिकत में टैक्स का कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इन इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक स्टेट, जो इस्लामिक स्टेट जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, जो सहाबाए कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम का दौर था, वो सबसे आइडियल रोल मॉडल दौर था ना इस्लामिक एरा का, उसमें टैक्स नहीं था, टैक्स नहीं था। आज भी अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब में टैक्स नहीं है, दुबई में टैक्स नहीं है। सऊदी अरब ने अब लगा दिया कॉर्पोरेशंस के ऊपर, स्टार्ट कर दिया, वैसे इन जनरल नहीं है। सऊदी अरब में टैक्स नहीं है, दुबई में टैक्स नहीं है, बहरीन में नहीं है, कतर में नहीं है, तो पाकिस्तान में क्यों है सर? वहां से भी हटा दें। अच्छा, वहां नहीं है क्योंकि उनके नजदीक जो रोल मॉडल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है वो वही है जिसमें टैक्स नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट होता था? ज़कात का कॉन्सेप्ट होता था, बैतुल माल का कॉन्सेप्ट होता था। जो ज़कात दी जाती थी वो बैतुल माल में जाती थी, और वो फिर वेलफेयर के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए खर्च होती थी। ठीक है, हर बंदा ज़कात देता था, पूरी ज़कात देता था, ईमानदारी के साथ ज़कात देता था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर ऐसा दौर था, उसमें एक वक्त ऐसा आया कि ज़कात लेने वाला नहीं था, ज़कात लेने वाला नहीं था, देने वाले थे, लेने वाला नहीं था। क्योंकि दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक सिस्टम ना भाई। इस्लाम ने जो प्रिंसिपल बना दिया वो तो ऐसा है जो मेरे और आपकी सोच से बाहर है ना, कि भाई आपने अपनी माल का 2.5% देना है, ज़कात देनी है। जब आप ज़कात दोगे और ईमानदारी के साथ दोगे तो फिर कोई ज़कात लेने वाला नहीं रहेगा। तो सर फिर ये टैक्स का सिस्टम क्यों? फिर ये टैक्स क्यों? हम तो ज़कात भी देते हैं, हम तो टैक्स भी देते हैं। तो सबसे पहली बात, माजरत के साथ, आज लोग ज़कात ईमानदारी से पूरी नहीं देते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज़कात लोग ईमानदारी के साथ पूरी ज़कात देते हैं। बहुत कम मिलेंगे आपको, आटे में नमक के बराबर मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको 20-30% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, वो भी शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, जो ज़कात को ईमानदारी के साथ देते हैं, नहीं देते, डंडी मारते हैं। दूसरी बात, जो उलमा कहते हैं, जैसी बात है, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ज़कात तो आपने देनी है, लेकिन आज के दौर में
जो फैसिलिटीज आपको चाहिए, जाहिर सी बात है वो फैसिलिटीज तो पहले दौर में नहीं थी ना, पहले ज़माने में नहीं थी। क्या ख्याल है, क्या ये गाड़ियाँ थी, क्या 4G के लाइसेंसेस थे, 4G टेक्नोलॉजी थी, AC थे, नहीं थे। तो सर आज हमें चाहिए लग्जरी, आज हमें चाहिए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बात समझ आ रही है? सो टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड, टू अचीव दैट स्टेटस, then you have to give certain amount of expenditure as well. क्या ख्याल है? एक फिर प्रीमियम आपको देना भी पड़ेगा ना। पहले तो वही दौर था, रेगिस्तान था, ऊँटों पे सफर करते थे, अब तो सर गाड़ी में सफर कर रहे हैं। हाँ, आज अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को देखें तो पिछले दौर के जो बादशाहों का जो लाइफ स्टाइल था उसको भी आप अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, उससे बहुत ज्यादा अच्छा आज हमारा लाइफ स्टाइल है। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए सोचते थे तो उनको 6 महीने लगते थे। घोड़ों पर जा रहे हैं, ऊँटों पर जा रहे हैं, क्या ख्याल है? लेकिन आज हम सोचते हैं एक दिन बाद दूसरे मुल्क, सर हवाई जहाज है या नहीं? तो बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी एमिनिटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गया, आसाइशें बहुत बढ़ गई, आराम बहुत बढ़ गया। सो इट विल नीड अ प्रीमियम टू बी पेड एंड दिस इज इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। बात समझ आ रही है? तो ज़कात तो अपनी जगह देनी ही देनी है, बट व्हेन यू आर लिविंग अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ एन स्टेट तो आपको टैक्सेस भी पे करने हैं टू एंजॉय ऑल दीज बेनिफिट्स। अब वो अगली बात अलग है कि वो आपको सारे बेनिफिट्स मिलने नहीं मिल रहे, वो अलग बात है, लेकिन बाहर तो आपने देना है। तो लोग करते भी तो यही है, फिर टैक्स चोरी करते हैं। ठीक है, आप ज्यादातर लोगों को देखेंगे कि वो टैक्स चोरी करेंगे। और जब हम टैक्स का लॉ पढ़ेंगे ना, तो टैक्स के लॉ के अंदर मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि लोग किस तरह से 2 नंबरी करते हैं और उसको केटर करने के लिए लॉ ने अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, किस किस तरह से लॉ को बार बार चेंज किया गया, बार बार मॉडिफाई किया गया, क्योंकि लोग टैक्स चोरी करने के तरीके ढूंढते हैं, लोग टैक्स देना नहीं चाहते। अच्छा भाई, तो ये सारी बातें हो गई। एक ब्रीफ मैंने आपको खुलासा बता दिया टैक्स है क्या, टैक्स इज अ बर्डन। टैक्स के बारे में और बातें करेंगे। एक मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल भी बताई थी, इनकम टैक्स की परसेंटेज अप्लाई होती है किस पे, इनकम पे। अभी इनकम की डेफिनेशन हमने नहीं देखी, इनकम क्या है हमने नहीं देखी, बस मैंने ऐसे ही एक छोटा सा तरीका बताया था आपको टैक्स निकालने का। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, असल में तो पूरा कोर्स है ही इसकी कैलकुलेशन। मिस्टर ए है, उसकी इनकम आ गई, एनुअल इनकम आ गई उसकी 1 मिलियन, पूरे साल में उसने कितना कमाया, 1 मिलियन। अभी इनकम किसको बोल रहा हूं ये भी नहीं बताया मैंने, बस बोल दिया मैंने इनकम। अभी जो हमारे दिमाग में इनकम का कॉन्सेप्ट है वही चलाओ। 1 मिलियन की इनकम है मिस्टर ए की। सर मिस्टर ए के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, मिस्टर ए पर टैक्स कैसे लगेगा, वो तो बता दें आप। तो मैंने उसके लिए आपको एक टैक्स रेट कार्ड भी दिया था, आपको याद भी होगा। कितने बच्चों के पास हैंड आउट नहीं है मेरे बच्चों? बहुत बच्चों के पास नहीं है, तो ये ले लो, ये लो बेटा। इसी के आखिरी पेज के ऊपर बेटा ये भी आप पीछे पास करती जाएं। ये ले बेटा, 2 चाहिए। अच्छा, हैंड आउट 1 मुझसे ले लेना, उसको अभी हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ा हुआ है, आप लोग लेते भी जाना, ठीक है। हैंड आउट 1 नहीं मिला हो। पीछे दे दो अगर किसी को जरूरत हो तो। एक मैंने टैक्स रेट कार्ड इसके लास्ट पेज पर दिया हुआ है, जो हमेशा आपको अपने साथ कैरी करना होगा। जब भी KNS में आएंगे ये रेट कार्ड आपके साथ होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने बताया था 2 डब्बे हैं, पहला डब्बा दूसरा डब्बा। ये डब्बे कब इस्तेमाल होंगे, ये डब्बे कब इस्तेमाल होंगे ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। दे दो बेटा पीछे अगर जरूरत पड़ जाए, वैसे पीछे हैं। ये डब्बे कब इस्तेमाल होंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको ऐसे ही कहा था कि डब्बा नंबर 2 देख लो, डब्बा नंबर 2 देख लो, नॉन सैलरीड। नॉन सैलरीड से मुराद जो सैलरीड ना हो, आसान बात है। मिस्टर ए की इनकम है 1 मिलियन, इसको स्लैब्स बने हुए, स्लैब्स बने हुए।
इंडिविजुअल के लिए ये स्लैब्स बने हुए हैं टैक्स के। टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख। अगर आपकी इनकम 6 लाख से एक्सीड नहीं कर रही तो टैक्स कितना है? 0। स्लैब नंबर 2 देखो, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 8 लाख। 6 से एक्सीड कर रही है लेकिन 6 और 8 के बीच में है, तो हमने कहा फिर 5% लगेगा, 6 से ऊपर पे 5%। लेकिन ये जो अमाउंट है 1 मिलियन का, ये कौन से स्लैब में फॉल कर रहा है? ये स्लैब नंबर 3 में फॉल कर रहा है, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 8 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। 8 से 12 के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। तो ये जो 10 लाख का अमाउंट है ये 8 से 12 के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। और ये टैक्स लगेगा कैसे, जरा देखो। 8 से 12 के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, यानी कि मैं कह दूं ये स्लैब 3 में फॉल कर रहा है। 8 लाख पर कितना है टैक्स बताओ सर? 8 लाख के ऊपर टैक्स है 10,000, और जो 8 से एक्सीड कर रहा है, 8 से कितना एक्सीड कर रहा है? 2 लाख। जो 8 से एक्सीड कर रहा है उस पर कितना टैक्स है बोलो? 12.5%। तो सर 2 लाख का 12.5% बताओ कितना बना? 25,000। टोटल करो 35,000। इसका मतलब कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है साल की, सालाना कैलकुलेशन होती है, साल की इनकम अगर किसी की 10 लाख रुपए है, तो मैंने ऐसे ही आपको रफली बता दिया, अभी बिल्कुल ही बेसिक स्टेज पर हैं हम लोग, कि कैसे आपने स्लैब की मदद से इसका टैक्स निकाल लिया। और आपने कहा सर अगर तो किसी की इनकम 10 लाख रुपए है तो साल का टैक्स कितना बनेगा उसका? कितना बनेगा? 35,000। 35,000। ये चीज आपने सीख ली। अच्छा भाई, टैक्स के ऊपर बहुत बातें करेंगे हम, अभी इसके लिए मुख्तसर से तारुफ इतना ही, क्योंकि इनकम एक बहुत बड़ा टॉपिक है। पहले हम इनकम को डिस्कस करेंगे, फिर हम टैक्स पढ़ेंगे वापस से। तो किसी का कोई सवाल? जी बेटा, ये दोबारा समझा दूं मेरे बच्चे। इनकम कितनी? स्लैब रेट तुम्हारे सामने रखा हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने कहा था कि डब्बा नंबर 2 देखना है, ऊपर वाले डब्बे को ना देखो, नीचे वाले डब्बे को देखो। नीचे वाले जब तुम नीचे वाले डब्बे को देखते हो तो ये स्लैब्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बेटा? स्लैब्स। स्लैब्स का मतलब है सीढ़ियां बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे जैसे हम ऊपर वाली सीढ़ी के ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर किसी की इनकम 6 लाख तक है तो उस पर टैक्स कितना है? 5%। अल्लाह ना करे यार, पहला स्लैब चेक कर कितना है? 0। ठीक है बेटा, पहला स्लैब 0। दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा, हमने कहा सर दूसरी सीढ़ी पे पांव रखा 6 से 8, तो 6 से जितना बढ़ेगा उस पे 5% लगेगा। तीसरी सीढ़ी 8 से 12 वाली है। 8 लाख पर कितना? 10,000, और 8 से जितना ऊपर जाएगा उस पे कितना? 12.5। तो 8 लाख पे 10,000 और 8 से ऊपर गए 2 लाख, तो 2 लाख पे मैंने कितना लगा दिया मेरे बच्चे? 12.5। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई अभी तक कोई डाउट? चलो भाई, टैक्स के लिए भी इतना काफी है, उसके बाद अब बाद में बात करेंगे। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, अब हमारी डिस्कशन चलेगी इनकम की, जो कि बहुत लंबी डिस्कशन है। इनकम और से सुनना बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब आपके स्ट्रांग होंगे, तो जब आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर इमारत अच्छी सी बनेगी। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक होगी, आपकी रूट्स, आपकी बेसिक्स वीक होंगी, तो आगे के कॉन्सेप्ट्स भी शेकी होंगे। ठीक है बेटा, इनकम किसे कहते हैं? सर क्या इनकम की डेफिनेशन ऑर्डिनेंस में है? ऑर्डिनेंस किसको कहते हैं? आप जो लॉ पढ़ रहे हैं, आप जो ये लॉ पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स का, ये बेसिकली पहले मैंने बता दिया था कि ये लॉ है, ये कानून है, और इस कानून का नाम है इनकम
टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये कानून है, लॉ है, ठीक है। अच्छा, ना सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, इसके साथ इसके रूल्स भी हैं, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स भी हैं। तो सर क्या हमें ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है और इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने हैं? जी बेटा, जो आपकी कोर्स के अंदर जितना पोर्शन, जितने सेक्शंस गिवन हैं, वो आपने लॉ ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है और उससे रिलेटेड रूल्स भी पढ़ने हैं। अगर मैं इस लॉ की शक्ल आपको दिखा दूं तो खैर आप लोग थोड़ा सा डर जाएंगे, ये बड़ा भारी भरकम सा लॉ है और उस लॉ के अंदर बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुआ करते हैं। जब आप सीए फाइनल में जाएंगे तो ये पेपर आपके लिए ओपन बुक पेपर है, यानी कि लॉ आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन सीए इंटर का पेपर ओपन बुक नहीं है। इसका मतलब कि आप लॉ कैरी नहीं कर सकते। अच्छा, लॉ की जो लैंग्वेज होती है, लॉ की जो जुबान होती है, वो आसान नहीं होती है, वो मुश्किल होती है। इसीलिए आईकैप ने आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए आपको दी है स्टडी टेक्स्ट। उस स्टडी टेक्स्ट से हमने पढ़ना है। अच्छा, दरअसल तो हम स्टडी टेक्स्ट से भी नहीं पढ़ रहे होंगे, दरअसल आप पढ़ रहे होंगे हमारे हैंडआउट से, हमारी नोट से, और अगर मैंने बुक दे दी आप लोगों को तो मेरी बुक से आप पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्यों सर, क्या हम लॉ से नहीं पढ़ेंगे? हमने कहा देखो लॉ से पढ़ा जा सकता है, लेकिन लॉ से पढ़ना इज वे मोर डिफिकल्ट, वे मोर डिफिकल्ट। लॉ से आप पढ़ोगे, सीए फाइनल में हम बच्चों को लॉ से ही पढ़ाते हैं, सीए फाइनल के अंदर हम ऑर्डिनेंस से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस से ही पढ़ना है आपने। लेकिन एट दिस स्टेज दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी, और आसान सब्जेक्ट को खुद से मुश्किल ना बनाओ, आसान सब्जेक्ट को आसान ही रखो। अगर तो इसको हमने ऑर्डिनेंस से पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर ये सब्जेक्ट आसान नहीं रहेगा। This will become one of the difficult subject of कैफ स्ट्रीम। तो जब आईकैप ने इसे तुम्हारे लिए आसान बनाया है किताब देकर, तो हम कौन होते हैं तुम्हारे लिए मुश्किल बनाने वाले इसे लॉ से पढ़ाकर? बात समझ आ गई? इसका मतलब कि हम लॉ से नहीं पढ़ रहे होंगे, हम बेयर एक्ट से नहीं पढ़ रहे होंगे। बेयर एक्ट कहते हैं जो कानून, लिखा हुआ जो कानून है उसको बेयर एक्ट कहते हैं। हम बेयर एक्ट से नहीं पढ़ रहे होंगे, हम उसके सिंप्लीफाइड वर्जन से पढ़ रहे होंगे। सिंप्लीफाइड वर्जन लोगों के दिमाग में नहीं घुसता होता तो लॉ क्या घुसेगा, ठीक है। मुश्किल हो जाता है इस स्टेज के ऊपर, उसके अल्फाज को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी 1 2 3 डेफिनेशन अगर मैंने हैंडआउट के अंदर जो लिखी हुई है लॉ वाली डेफिनेशन उसी के अल्फाज में, तो आपको खुद दिखाऊंगा मैं और आपको अंदाजा होगा कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को लॉ से पढ़ना इज अ वेरी बिग चैलेंज। और इस स्टेज के ऊपर आप लोगों के लिए ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसको हम मुश्किल नहीं बनाएंगे आपके लिए, ठीक होगी बात। लेकिन कानून का नाम क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो सर क्या इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में गिवन है? जी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, लेकिन हम उसे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे, क्योंकि उस डेफिनेशन को देखकर आपको बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी, बहुत ज्यादा मजेदार डेफिनेशन नहीं है, देख लेंगे उसको भी, लेकिन उससे आपको इनकम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। तो सर इनकम है क्या, उसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम अपनी डिस्कशन से कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्या है इनकम। सर लेकिन जब लॉ में ही नहीं लिखा हुआ तो फिर कहाँ लिखा हुआ ये इनकम का कॉन्सेप्ट? अच्छा, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लॉ से नहीं मिलेंगी, तो कहाँ से मिलेंगी? वो हमें मिलेंगी केस लॉज से, वो हमें मिलेंगी जजमेंट्स से। केस लॉज और जजमेंट्स कानून का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता है। सर ये क्या हुआ करता है? मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है 1985 के अंदर, हो सकता है 1985 के अंदर बाप ने अपने बेटे को दिया हो गिफ्ट, बाप ने अपने बेटे को सीए पास करने पर 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया हो। 1985 में बाप ने बेटे को सीए पास करने पर 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया। जैसे ही बाप ने 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया, दरवाजे पे बेल बजी, देखा तो कौन है? अरे ये तो टैक्स वाले भाई साहब हैं, मुझे पता लगा है कि आपको 10 लाख का गिफ्ट मिला है। हाँ बस अभी अब्बा ने दिया है, मैं असल में सीए पास कर गया। मिठाई खाएंगे? मिठाई बात की बात, पहले 10 लाख पर टैक्स तो दो।
अरे भैया टैक्स कैसा, ये तो गिफ्ट है। तो है तो तुम्हारी इनकम। नहीं नहीं ये तो गिफ्ट है, इनकम थोड़ी है। नहीं नहीं भाई ये इनकम है तुम्हारी। नहीं नहीं भाई ये गिफ्ट है, इनकम थोड़ी है। दोनों में हुआ फटा, दोनों चले गए कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर केस चला, 1 साल बाद डिसीजन आया। क्या डिसीजन आया कि भाई ठीक है ये तो गिफ्ट है, ये इनकम नहीं है। तो कोर्ट ऑफ लॉ ने एक मैटर डिसाइड कर दिया, एक फड्डा था जो डिसाइड हो गया, जो कोर्ट ऑफ लॉ ने डिसाइड कर दिया। सर क्या वो पार्ट ऑफ प्रेसिडेंस बन गया? जी बन गया। अब ये हमारे लिए प्रेसिडेंस सेट हो गई कि अगर गिफ्ट से कोई चीज मिल रही है तो ये इनकम नहीं है। मिसाल दे रहा हूं मैं अभी सिर्फ एक, जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट। देखेंगे तो हम क्या हुआ क्या है, ठीक होगी बात। तो मैं कह रहा हूं कि केस लॉज का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है लॉ की फॉर्मेशन के अंदर या लॉ की अंडरस्टैंडिंग के अंदर, ठीक होगी बात। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें केस लॉ से पता लगेंगी, डायरेक्ट लॉ से पता नहीं लगेंगी। तो माजी में बहुत से ऐसे केसेस हुए, बहुत से ऐसे फड्डे हुए, पंगे हुए, फसादात हुए, टैक्स वाले के बीच में और टैक्स पेयर के बीच में। दोनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, इंसाफ का दरवाजा, अदालत का तो दरवाजा नहीं कहूंगा, इंसाफ का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि टैक्स के कानून में इंसाफ के दरवाजे मुख्तलिफ हैं। वो भी पढ़ेंगे, आपके कोर्स का पार्ट है, अभी नहीं लेकिन हम पढ़ेंगे। पहला दरवाजा कहलाता है कमिश्नर अपील्स का, दूसरा दरवाजा कहलाता है एपेलेट ट्रिब्यूनल का, तीसरा दरवाजा कहलाता है हाई कोर्ट का, फिर कहलाता है सुप्रीम कोर्ट का। ये एक हियरार्की बनी हुई। तो हमने कहा सर बहुत से मसले मसाइल हुए होंगे और वो इस इंसाफ के दरवाजों के तहत डिसाइड हुए होंगे, वो भी पार्ट ऑफ लॉ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है, ठीक है। तो उनकी रोशनी के अंदर हम कुछ बातें करेंगे और इस इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उससे भी पहले हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट है, इनकम किसे कहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट्स, आवर डिस्कशन। हमारे हिसाब से इनकम क्या है, आप लोगों के हिसाब से क्या है इनकम? क्या है इनकम? आमदनी। क्या है इनकम? जो सर्विस या प्रोडक्ट के अगेंस्ट सर जो माल मिला, जो रोकड़ा मिला, जो माल मिला, जो रोकड़ा मिला, सर वो इनकम। हमें ज्यादा कुछ तो नहीं पता सर, हम तो सिर्फ अपने कजन की, अपने दोस्त की, अपने रिश्तेदार की सैलरी इनकम की लालच में हमने सीए ज्वाइन किया सर। हमें तो इतना ही पता है, सैलरी को इनकम कहते हैं। अच्छा भाई जबरदस्त बात हो गई। और किसको इनकम कहते हैं? एक बच्चे ने कहा था आमदनी। आमदनी, अब देखो आमदनी का लफ्ज कितना धोखा देने वाला है। आमदनी उर्दू का लफ्ज है ये, इसका मतलब है जहां से भी कुछ आमद हो जाए वो आमदनी है। क्या ख्याल है? जिधर से भी माल मिल जाए वो क्या है? किसी को थप्पड़ मार के उससे हमने 1000 रुपए ले लिए, आमदनी। आमदनी है नहीं है? आमदनी तो है भाई। छीन लिए किसी से, अपने पैसे छीन लिए थे। तो छोटे भाई को ईदी, छोटी बहन को ईदी, छोटे भाई को ईदी मिली, हमने थप्पड़ मार के निकालो तुम्हारे भाई का आगे, चलो आमदनी हो गई। क्या ख्याल है सर? कुछ भी मिले क्या वो आमदनी है? नहीं सर, कुछ भी मिले आमदनी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ पैसे जो जेब में आ रहे हैं वो आमदनी है और कुछ ऐसे हैं जो आमदनी नहीं है। तो अगर मैं इसको आसान अल्फाज में अंग्रेजी में कह दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एवरी रिसीट इज नॉट इनकम। कह सकता हूं ये एवरी रिसीट इज नॉट इनकम, हर आने वाला माल इनकम नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो वाकई में इनकम है, जो मेरी और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी इनकम है। एग्जांपल, सबसे पहले तो वही जिसकी लालच में मैंने सीए ज्वाइन किया, क्या? सैलरी इनकम। सर बिजनेस प्रॉफिट्स, गुड, बिजनेस प्रॉफिट्स। कैपिटल गेन्स, देखो तुमने मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर लिया ना, अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हुए, इतने मुश्किल अल्फाज हम इस्तेमाल ना करें, आसान। कोई और आसान अल्फाज? रेंटल इनकम, वेरी गुड, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम। सर किसी ने प्रॉपर्टी सेल कर दी, प्रॉपर्टी सेल करके उसको इनकम आ गई। क्या ख्याल है? प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, बेच दी 1.5 करोड़ रुपए में,
इनकम हो गई नहीं हो गई? इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। सर किसी ने शेयर्स खरीदे, किसी ने शेयर्स खरीदे और शेयर्स खरीद के बेच दिए, किसी ने शेयर्स खरीदे और शेयर्स खरीद के बेच दिए, तो उसको इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। और बोलो, किसी ने कहा था अभी इंटरेस्ट इनकम कहा था किसी ने, गुड, इंटरेस्ट इनकम। और कुछ? भाई मजे की बात आपको मैं बताऊं कि आपने ये जितनी बातें करी हैं बिल्कुल ठीक बातें करी हैं, और आपके ख्यालात और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं, और यही तकरीबन सारे हेड्स ऑफ इनकम हैं। यही तकरीबन सारे क्या हैं? हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी इनकम इज हेड ऑफ इनकम। बिजनेस प्रॉफिट्स, इसका हेड ऑफ इनकम हम कहते हैं बिजनेस इनकम। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम का जो हेड है, जो रेंटल इनकम का हेड है, उसे हम लॉ की जुबान में प्यार से कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कहते हैं हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेकिन इसका मतलब क्या है? रेंटल इनकम। कोई इससे ये कंफ्यूज ना हो कि प्रॉपर्टी बेच के जो इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। प्रॉपर्टी बेच के जो इनकम आ रही है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से बोला, प्रॉपर्टी से आने वाली रेंटल इनकम इसमें जाती है। ठीक हो गई बात? अच्छा, ये जो मैंने दो एग्जांपल्स दी थी आपको, इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, किसी के पास कोई लैंड है उसने बेच दी, किसी के पास फ्लैट है उसने बेच दिया, 1 करोड़ का फ्लैट लिया 1.25 करोड़ में बेच दिया, 25 लाख रुपए का गेन हो गया, 25 लाख रुपए की इनकम हो गई। या किसी ने शेयर्स लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे हुए होंगे जिनको नहीं पता होगा शेयर्स किसको बोलते हैं। कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता शेयर्स किसको बोलते हैं? चलो माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं। खैर, हम इस पे भी बात करेंगे शेयर्स किसको कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर किसी कंपनी का शेयर ले लिया, किसी कंपनी पीटीसी का शेयर ले लिया, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड का शेयर ले लिया। कितने में ले लिया सर? हमने ले लिया 15 रुपए में, और बेच कितने में दिया? 20 रुपए में। तो एक शेयर पर कितना गेन हो गया? 5 रुपए का। तो मैंने कहा वो इनकम फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स में। तो ये दोनों के दोनों एक हेड में जाता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल गेन्स। सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, फिर एक ऐसा हेड ऑफ इनकम है हमारे पास जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिर जो भी अला बला फला ऑल फॉल इनकम है जो किसी हेड में फिट नहीं बैठती है, उसे हम कहां डाल देते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल देते हैं। ठीक हो गई बात? आपके पास लॉ में यही 5 हेड्स ऑफ इनकम है। दिस इज नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। These are 5 heads of income under the law। और माशाल्लाह से आपने ये सारे के सारे खुद से अपने दिमाग से, अपने जहन से आइडेंटिफाई कर लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने हर एक हेड को बड़ी डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये तो अभी हमने सिर्फ इनका नाम का तारुफ किया है ना, हमें इन हेड्स ऑफ इनकम को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो जब हम इन हेड्स ऑफ इनकम को शुरू करेंगे, इनको पढ़ना शुरू करेंगे, तब देखेंगे। अभी तो हमने सिर्फ नाम से आपका तारुफ कराया है, ठीक है। और भी कोई इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। डिविडेंड इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। और कोई इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। ठीक हो गई बात? तो ये हमारे दिमागों में इनकम का कॉन्सेप्ट था सर। हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारे मुशाहिदे में आमतौर पर ये वाली इनकम आती थी जो हमने आपको बता दी। अब आ जाओ, कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स लेते हैं जो इनकम है या नहीं है, मुझे नहीं पता, आप लोग बताओगे।
लोन फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से लोन ले लिया, 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। क्या ये 5 लाख मिस्टर ए के लिए इनकम है? क्यों नहीं है? माल तो आया है, रोकड़ा तो आया है, लेकिन सर माजरत के साथ हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। हमें पता है कि ये लायबिलिटी है, ये इनकम नहीं है, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा भाई जबरदस्त, आप तो तेज निकले। तो ये क्या है? लायबिलिटी है सर, ये इनकम नहीं है। और इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश बैंक डेबिट, लोन लायबिलिटी क्रेडिट। ऐसा ही है कि आज नई बात बता रहा हूं मैं कोई? नहीं सर ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। जबरदस्त। एग्जाम्पल नंबर 2, सर ये लायबिलिटी नहीं है। अच्छा भाई नहीं है, आप कह रहे हो तो मान लेते नहीं है। ये आपने कहा था इनकम है, हमने मान लिया था ये इनकम है। आप कह रहे हो ये इनकम नहीं है, तो हम आपकी बात मान लेते हैं, इनकम नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपका पीआरसी पास हो गया, पीआरसी का एग्जाम दिया आपने इंशाल्लाह और पास हो गया, जो कि इंशाल्लाह हो जाएगा। और उस पर आपके अब्बा ने खुश हो गया, आपको दे दिए 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए अब्बा ने दे दिए, 1 लाख रुपए अम्मा ने दे दिया। अम्मा अब्बा ने कहा कि अब तो इतना इंपॉर्टेंट माइलस्टोन तो अचीव कर लिया हमारे बच्चे ने, तकरीबन तो सीए हो गया। क्योंकि आप जब पीआरसी देते हैं तो अम्मा अब्बा को यही बताते हैं, बस अबू जी असल स्टेज यही वाला है, ये वाला हो गया ना तो फिर बाकी तो चुटकी बजाते आपका बच्चा निकालेगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। तो जैसे ही पीआरसी का रिजल्ट आएगा, कुछ के घर वाले तो रिश्ता तलाश करना शुरू कर देंगे, अब तो हो चला हमारे बच्चे का सीए। फिर उसके बाद वो होता ही जाता है, खत्म होके नहीं देता। सही है? तो किसी अच्छा वालिदैन तो बेचारे मासूम होते हैं, उनको क्या पता, उनको तो जैसे बच्चे पट्टी पढ़ाते हैं। तो आपने कहा कि भाई ये तो मैं समझे कि सीए तो मैंने पास कर लिया। आपने कहा था जब मैं सीए पास करूंगा आप 25 लाख रुपए देंगे मुझे, उसमें से 20% तभी दे दें आप मुझे, तकरीबन तो सीए पास हो गया। तो किसी के अम्मा अब्बा ने उसको 3 लाख रुपए दे दिए, साथ में रिश्तेदारों की तरफ से भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, तो कुल मिला के उसके पास जो जमा हो गए वो हो गए 4 लाख रुपए जमा हो गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये उसकी इनकम है? अभी देखो ना, ये इनकम है भाई। पहले दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या ये इनकम है? इनकम है। तो सर पैसों की जरूरत पड़ रही है, मैं काम करता हूँ, अभी पीआरसी का पेपर कल होने वाला है, मैं दे देता हूँ, पैसों की जरूरत पड़ रही है, इनकम का मालूम है थोड़ी सी। कोई कहता है ऐसा? नहीं सर, नहीं सर, इनकम थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। सर पेपर दे दिया, अब्बा से पैसे ले लिए हैं, अभी दोबारा दे देता हूँ, दोबारा पास कर लूंगा, फिर दोबारा से ये पेपर दे देता हूँ। नहीं, हमने कहा ऐसा नहीं है कि कोई आपने इनकम की जनरेट करने की नीयत से ये कोई पेपर पास किया हो। सर ये तो गिफ्ट है, गिफ्ट कोई इनकम थोड़ी होता है। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर किसी के अम्मा अब्बा ने पीआरसी के रिजल्ट पे वाकई में उसकी मंगनी तय कर दी और उसकी मंगनी करा दी। अब मंगनी पे आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं और उसको एनवेलप्स मिल रहे हैं, कोई 2000 का दे रहा है, कोई 5000 का दे रहा है, कोई 500 का दे रहा है। और मंगनी के एंड पर जब लिफाफे जमा किए, हाँ करते हैं, लोग करते हैं, मैंने भी अपनी शादी के बाद सारे लिफाफे काउंट किए थे, सब करते भाई, इसमें क्या है? कितने पैसे जमा हुए? जाहिर सी बात है, इतना एक्सपेंस होता है तो इनकम तो हो भाई। खाना कितना महंगा हो गया आजकल। अच्छा, तो सारे के सारे एनवेलप्स खोल के देख रहे हैं, एक दो तो नाम लिखा हुआ है लेकिन अंदर से खाली है, एक दो के अंदर लिखा हुआ था फकत दुआएं। तो हमने कहा सारे एनवेलप खोल के देख लिए हमने, और माशाल्लाह अच्छी खासी इनकम हो गई। तो फिर किसी ने सोचा भाई ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है, हर कैफ की आइटम के बाद एक मंगनी रखेंगे जो इनकम आ जाए। कोई ऐसा तो नहीं करता, क्या ख्याल है? तो हमने कहा नहीं सर, ये तो इनकम ना हुई सर, माजरत के साथ, लेकिन माल तो आ रहा है, आमदनी तो हो रही है, और तुम कह रहे हो इनकम भी नहीं है। अब ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं?
हमने कहा सर ये दिल नहीं मान रहा, इसको इनकम कहने का दिल नहीं मान रहा, क्योंकि सर इसमें तो मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, लोगों का खुलूस है, इसको आप इनकम कहकर दागदार ना करें आप, ठीक है। अच्छा भाई, इसका मतलब कि गिफ्ट्स फ्रॉम रिलेटिव्स, इसको आप इनकम नहीं मान रहे हो। इसका मतलब पॉकेट मनी फ्रॉम पेरेंट्स, इसको भी आप इनकम मानने के लिए तैयार नहीं हो, इसको भी आप इनकम मानने के लिए तैयार नहीं हो। अच्छा भाई, किसी के अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबके वालिदैन को लंबी जिंदगी दे, किसी मिस्टर ए के वालिदैन का इंतकाल हो गया, और उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया और उसको इनहेरिटेंस के अंदर 1 करोड़ रुपए मिल गए। आपकी मुलाकात हुई मिस्टर ए से, आपने कहा भाई बड़ा अफसोस हुआ सुन के और आपके वालिदैन का इंतकाल हो गया, लेकिन आपस की बात है यार तुम्हारी इनकम कितनी हुई। हमने कहा सर ये बात मुनासिब नहीं लगती कहना इस तरह से, इनकम कितनी हुई। तो भाई देखा जाए तो ये पैसे तो मिले ना उसको, 1 करोड़ रुपए तो मिले ना उसको विरासत के, इनहेरिटेंस के, तो उसको इनकम क्यों नहीं बोलोगे। हमने कहा नहीं सर दिल नहीं मान रहा, थप्पड़ ऊपर पड़ जाएगा। टैक्स तो देना होता है, ये तो बात करेंगे ना मेरे बच्चे, ये तो मैं बताऊंगा ना टैक्स देना तो नहीं देना होता, मैं हूं ना, मुझसे पूछोगे ना। इनहेरिटेंस अमाउंट, इसीलिए तो ये सारी हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हम ये एस्टैब्लिश कर सकें कि इस पे टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। इसका मतलब ये है कि सर ये वो अमाउंट्स हैं, कुछ मुख्तसर सी कुछ अमाउंट्स हैं, ये कुछ मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं जिसको हमने डिस्कस किया और हमारा दिल नहीं मान रहा कि हम इसे क्या कहें, इनकम कहें। अच्छा भाई, तो कुछ को तुम्हारा दिल मानता है जिसको तुमने इनकम कह दिया, कुछ को तुम्हारा दिल इनकम नहीं मानता उसको तुम इनकम नहीं कह रहे हो, तो ये तो तुम्हारा दिल मान रहा है, ये तो तुम्हारा दिल कह रहा है। अब आओ हम देखते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो सबसे पहले तो हम आपके दिल की सुनेंगे और जो आपके दिल ने कहा उसको हम बोर्ड पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आपने लिख ही लिया होगा ना। चलो, तो ऐसी रिसीट्स जिसको आपका दिल मान रहा है कि ये इनकम है, उसे हम कह देंगे रेवेन्यू रिसीट। क्या कह देंगे? और ऐसी रिसीट्स जिसको आपका दिल नहीं मान रहा, हम उसे कह देंगे कैपिटल रिसीट। तो हम कह देंगे रेवेन्यू रिसीट is income unless specifically exempt under this ordinance. Unless specifically exempt under this ordinance. Exempt किसको कहते हैं? Exempt उसको कहते हैं जो इनकम तो है लेकिन लॉ ने कह दिया कि ये क्या है, एग्जेम्प्ट है, हम इस पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अच्छा देखो, जिस इनकम को लॉ कह दे कि ये इनकम है, इसका मतलब कि लॉ आपकी मोहब्बत में नहीं कह रहा ये इनकम है, लॉ इसलिए कह रहा है ये इनकम है ताकि उस पर आपसे क्या लिया जाए, टैक्स लिया जाए। और लॉ किसी अमाउंट को अगर ये कह दे कि ये इनकम नहीं है, तो इसका मतलब कि अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि लॉ कह देगा ये अमाउंट इनकम नहीं है और आपसे छीन के लेके चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, छीन के नहीं लेके जाएगा, वो आपके पास ही रहेगी। लेकिन ये आपके लिए साइन ऑफ रिलीफ है कि ये अमाउंट इनकम नहीं है, इसका मतलब इस पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लॉ किसी अमाउंट को कहते कि ये इनकम है, इसका मतलब कि उस पे क्या लग जाएगा, टैक्स। बात समझ आती है? तो वैसे तो आम जिंदगी में तो हम कोशिश करते हैं बड़ा चढ़ा के अपनी इनकम बताएं। बात समझ आ रही है कि हाँ यार मेरी इतनी इनकम है, ये मेरी इनकम हो गई, ये मेरी इनकम है। लेकिन अगर हम टैक्स वाले के सामने कह रहे हैं कि यार आपको पता नहीं है भाई की इनकम कितनी है,
महीने के 5-6 लाख रुपए तो मैं वैसे ही कमा लेता हूँ। अच्छा, पता है मैं टैक्स वाला हूँ। अरे 5-6 लाख रुपए साल के बोल रहा था मैं तो। क्यों? क्योंकि सर अगर मैंने उसको ये बता दिया मेरी इनकम कितनी है तो क्या लगा देगा वो? टैक्स लगा। तो टैक्स की दुनिया में कोशिश क्या होती है कि हम अपनी इनकम को क्या करें? कम से कम। तो अगर लॉ कह दे रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल वही 5 हेड्स ऑफ इनकम जो अभी हमने रब कर दी। 5 हेड्स ऑफ इनकम वो सारी की सारी क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। सर इसकी भी एग्जांपल दें एग्जेम्पशन की। एग्जेम्प्ट इनकम की एग्जांपल भी ले लो भाई। एग्जेम्प्ट इनकम की एग्जांपल भी ले लो। एग्जेम्प्ट इनकम की एग्जांपल है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 41। ठीक है, सेक्शन 41 में ये लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं होगा। इनकम तो है, कोई अगर खेती बाड़ी करता है, कोई अगर जमींदार है, कोई अगर फसल उगाता है, कोई अगर फसल काटता है, उसको मार्केट में बेचता है, तो इनकम तो है, एग्रीकल्चरल इनकम तो है, लेकिन क्या उस पर टैक्स है? नहीं सर, टैक्स नहीं, टैक्स नहीं, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं। और कोई एग्जांपल दें, और कोई एग्जांपल दें सर। आईटी के सेक्टर पे ऐसे एग्जेम्पशन मिली थी। अच्छा, आईटी के सेक्टर पर एग्जेम्पशन मिली हुई थी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वो आईटी के सेक्टर पर टैक्स क्रेडिट कर दिया है। मैं इसीलिए उसको यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहा। उस पर फिर टैक्स क्रेडिट मिल जाता है 100%। पहले एग्जेम्पशन थी, फिर वो एग्जेम्पशन सेकंड शेड्यूल से हटा दी गई। अभी मोटी मोटी बातें करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि तुमने जिक्र कर दिया तो मैं बताता चलूं कि वो फिर सेकंड शेड्यूल से हटा दी गई। अब उसके ऊपर एक टैक्स क्रेडिट है 65F का, तो बाद में बातें करेंगे, वो सीए फाइनल में बातें करेंगे, वो बल्कि सीए इंटर की बातें ही नहीं। ठीक है, आसान एग्जांपल लेते हैं। हाँ, पेंशन, बिल्कुल ठीक बेटा। पेंशन ये हम पढ़ेंगे, सैलरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि पेंशन एग्जेम्प्ट है। कुछ कंडीशंस हैं उसकी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। और हम देखेंगे मिसाल के तौर पर मेडिकल अलाउंस की कुछ एग्जेम्पशन है। मेडिकल अलाउंस सब्जेक्ट टू कंडीशंस। कोई अगर जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी इनकम आ रही है, उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, वो लिमिट के अंदर है, तो वो अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ये मैंने आपको ऐसी कुछ एग्जांपल्स दे दी ना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पुख्ता से पुख्ता हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आगे आ जाओ। ये रेवेन्यू रिसीट हो गई, इसके अगेंस्ट कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम unless specifically taxed as deemed income. Unless specifically taxed as deemed income. तो लॉ, अच्छा ये बात अभी हमने अभी हमने कोई प्रिंसिपल पढ़ा नहीं है, अभी हमने वही बात लिखी है जो आपके दिल की बात थी। आपने कहा था सर हर अमाउंट इनकम, हर रिसीट इनकम नहीं होती, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हर रिसीट इनकम नहीं होती है। जो इनकम होती है उसको सिर्फ मैंने नाम दे दिया, उसको क्या कह दिया हमने, और जो इनकम नहीं होती है उसको क्या बोल दिया है, जो इनकम होती है उसको हमने एक नाम दे दिया रेवेन्यू रिसीट का, और जो रिसीट इनकम नहीं है आपके दिल और दिमाग के हिसाब से हमने उसको क्या नाम दे दिया, कैपिटल रिसीट। अभी समझा नहीं है, अभी हमने इसे समझेंगे। तो अब तो कैपिटल रिसीट इनकम नहीं होती है, लेकिन लॉ तो लॉ है। अगर लॉ किसी ऐसी अमाउंट को भी इनकम कह दे जो इनकम नहीं होती है, तो क्या आप मना कर सकते हो?
नहीं सर, लॉ है। लॉ ने कह दिया, खास तौर पर लॉ ने कह दिया कि ये इनकम है, तो फिर तो ये इनकम है। जिस तरह यहां पर किसी इनकम को लॉ ने कह दिया कि ये एग्जेम्प्ट है, तो सर फिर वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन कोई अमाउंट इनकम नहीं है और लॉ ने खास तौर पर लिख के, लॉ में लिखा हुआ है, लॉ ने कह दिया कि ये इनकम है, तो सर फिर हमें माजरत के साथ ना चाहते हुए भी मानना पड़ेगा कि ये इनकम है। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। कैपिटल रिसीट की एग्जांपल्स वही वाली सारी आप लिख लोगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी। क्या क्या लिखी थी? लोन received from friend, pocket money received from parents, gifts from relatives। ये अभी हम लिख रहे हैं हमारे दिल ने जो बातें कही थी, जो हमारे दिल ने कही थी बातें। और क्या कहा था हमारे दिल ने? इनहेरिटेंस। ये हमारे दिल ने बातें कही। तो ये आपने कैपिटल रिसीट की एग्जांपल लिख ली। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल लिखवा रहा हूं। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं। लॉ कहता है, सुनना गौर से, बहुत बहुत मजे का सेक्शन है, डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ हाइलाइट्स मिलेंगी आपको। जिस तरह होता है ना पूरा मैच हो जाता है, मैच की छोटी छोटी सी हाइलाइट्स मिलती हैं, तो आपको अभी हाइलाइट्स मिलेंगी थोड़ी थोड़ी, पिक्चर तो बाद में चलेगी पूरी। अच्छा, लॉ के अंदर एक प्रोविजन है, अगर किसी ने लोन लिया, अगर किसी ने लोन लिया और वो लोन ले लिया आपने कैश में, और वो लोन ले लिया आपने कैश में, तो लॉ कहता है हम इसे इनकम ट्रीट करेंगे। हम इसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे। अरे सर ये क्या मजाक हो गया? मिसाल के तौर, आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अली। अब्दुल्ला और अली। अली ने अब्दुल्ला को कहा भाई यार मुझे लोन की जरूरत है। आपका भाई एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक वेंचर स्टार्ट कर रहा है, लोन की जरूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा भाई तेरे लिए जान हाजिर है, तू लोन की क्या बात करता है? दोस्त है तू मेरा। अच्छा, हेल्प चाहिए, पैसे चाहिए। देख भाई जान की बात हुई थी, पैसे की बात नहीं हुई थी। लेकिन चलो खैर, कितने पैसे चाहिए? यार 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तुझसे बढ़कर थोड़ी है, वापस कब देगा? ये ना पूछ यार। अच्छा वैसे ही मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप किसी को कोई अमाउंट दो ना, वापसी की उम्मीद मत लगाना भाई, वापसी की उम्मीद मत लगाना, ठीक है यार। ये बस मेरा अभी ताजा कल ही पीआरसी पास हुआ था, तो ये अब्बा ने दिए थे 1000 रुपए की गड्डी के लिए, गिफ्ट दिया था अब्बा ने लाख रुपए का, कैश में दे दिया। अरे भाई सर ने बताया था कैश में लोन नहीं लेते। क्या ट्रीट हो जाता है? इनकम ट्रीट हो जाती है। कैश में लोन नहीं लेते, बैंक से लोन लेते हैं। कैश से लोन नहीं लेते, बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से मतलब यार तुम अपने बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, वरना ये टैक्स वाले को पता लग गया कि तुमने मुझे कैश में लोन दिया है, वो टैक्स वाला मुझसे इस पर टैक्स ले लेगा, वो कहेगा ये तुम्हारी इनकम हो गई। ऐसा क्यों है? इसकी बात मैं अभी ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा। ये इसलिए है, पूरे टैक्स के लॉ का एक आम मिजाज है, वो आपसे हमेशा लॉ ये कहेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसे बैंकिंग चैनल से करो। किससे करो? बैंकिंग चैनल से करो। किससे करो? बैंकिंग चैनल से करो। क्यों? क्योंकि लॉ ये चाहता है, कानून ये चाहता है, इनकम टैक्स का कानून ये चाहता है, आपका मुल्क का कानून ये चाहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपकी हो वो रिकॉर्ड पे आ जाए। वो किस पे आ जाए? रिकॉर्ड पे आ जाए। कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड पे नहीं आती और उसको आसानी से छुपाया जा सकता है, उसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने एक दुकान खोली, टेक्सटाइल की दुकान खोली, गारमेंट्स की शॉप खोली मैंने, ठीक है, तारिक रोड पे खुली हुई है ना, तो समझो एक शॉप मेरी हो गई। अब कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल कर रहा हूं मैं। कोई कस्टमर टी शर्ट लेकर चला गया, कोई जीन्स का पेयर लेकर चला गया, कोई कुर्ता लेकर चला गया। अब मेरे पास सेल हो जा रही और मेरे पास दिन की सेल हो गई 4 लाख रुपए की। कितनी? दिन की रेवेन्यू, दिन का रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 4 लाख रुपए। सारा के सारा किसमें? कैश में है।
मैंने टैक्स वालों को डिक्लेयर किया, मेरा रेवेन्यू हुआ आज का 1 लाख रुपए, कोई पकड़ सकता है मुझे? कोई नहीं पकड़ सकता मुझे। कैश में माल आया था सारा, मेरी मर्जी, मैंने 4 लाख की जगह कितना बताया? 1 लाख। एग्जाम्पल नंबर 2, मेरी शॉप पे जो भी कस्टमर आता है वो लेकर आता है क्रेडिट कार्ड। मेरे पास क्रेडिट कार्ड की मशीन है, मुझसे कोई भी बंदा कैश में नहीं खरीदता, सब के सब मुझसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर शॉपिंग करके जाते हैं। सारे कार्ड स्वैप करता हूं मैं, और जितने भी पैसे हैं मेरे सारे के सारे बैंक अकाउंट में गिरते हैं। पूरे महीने के अंदर मेरे पास 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में गिर गए। 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में गिर गए। रिसीव बैंक अकाउंट में होंगे ना, बैंक वाले पैसे कहाँ देंगे मुझे? बैंक अकाउंट में देंगे। क्या मैं वो 1 करोड़ का रेवेन्यू छुपा सकता हूँ? क्या वो मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू छुपा सकता हूँ? नहीं छुपा सकता। क्यों नहीं छुपा सकता? क्योंकि सर वो तो बैंक में आ गया, और बैंक स्टेटमेंट अगर कभी मुझसे टैक्स वाले ने मांगी तो मुझे तो बैंक स्टेटमेंट उसको निकाल के देना पड़ेगी, और उस बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आ रहा है महीने का, मैं उसको छुपाऊं कैसे? तो कैश की ट्रांजैक्शन को छुपाना आसान, लेकिन बैंकिंग चैनल के थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती है उसको छुपाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। तो मैं अपने एक्सपेंसेस कैश पे कर लूंगा, फिर एक्सपेंसेस ज़्यादा नहीं होगा। मैं बताऊंगा उसको, उसकी पूरा लॉ है, एक्सपेंसेस कितने कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लॉ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो मैंने रेवेन्यू छुपा लिया था ना, अब रेवेन्यू छुप सकता है? अब वो जो तुम्हारी बात है वो दूसरी बात है, एक्सपेंसेस की बात है। एक्सपेंसेस के ऊपर तो कंडीशंस लगी हुई है, वो क्या लगी हुई है वो हम देखेंगे। बिजनेस इनकम में उसके ऊपर पूरा एक सेक्शन है, सेक्शन 21, डिडक्शंस नॉट अलाउड। उसमें बड़ी डिटेल बात आएगी कि कौन से एक्सपेंसेस अलाउ हैं, कौन से नहीं, ठीक है। इसी तरह से सर, लेकिन ये तो कह रहा है कि मैं तो बड़ी आसानी से छुपा सकता हूँ। 1 लाख रुपए मुझे कैश में लोन मिल गया, टैक्स वाले के अच्छे को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने लोन लिया है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि पहले मैंने इससे जो लोन लिया है कैश में, वो मैं टैक्स वाले को जाके बताऊं, देखो टैक्स वाले भैया मैंने तो इससे लोन लिया है और वो भी कैश में लिया है, आओ मेरे अमाउंट के ऊपर इनकम को टैक्स कर दो। कोई सोच सकता है ना ये? कोई बोलेगा भाई मैं क्यों बताऊं टैक्स वाले को, सर मैंने इससे लाख रुपए लिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हमने कहा देखो अभी तो तुम नहीं बताओगे, लेकिन इस लाख रुपए से तुमने करना क्या है? सर इस लाख रुपए से तो मैं शेयर्स लूंगा। इस लाख रुपए से मैं क्या लूंगा? शेयर्स लूंगा, और मैं शेयर्स को बेचूंगा और खरीदूंगा और बेचूंगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है भाई बहुत। जब तुम इस लाख रुपए से शेयर का अकाउंट खोलोगे, उस शेयर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे, उससे तुम शेयर्स लोगे, वो शेयर्स तुम्हारे नाम पे आएंगे। तो टैक्स वाला तुमसे पूछेगा भैया ये जो तुमने शेयर्स लिए हैं 1 लाख रुपए के, ये कहाँ से आए, ये किधर से आए, ये कैसे खरीदे तुमने? फिर तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? मैंने तो लोन लिया। किससे लिया? अब्दुल्ला से लिया। अच्छा दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स कैसे? मैंने तो कैश में लिया था। इनकम हो गई तेरी। तो हमने कहा पूरा एक निजाम है, किसी चीज को आइसोलेशन में ना देखो। बात समझ आ रही? छुपाने के 10 तरीके हैं जो मैं बताऊंगा बाद में कभी, लेकिन पकड़ने वाला उसको पकड़ सकता है, उसके लिए इंटेंट होनी चाहिए। लेकिन सर हमारे टैक्स वालों की क्या इंटेंट होती है? नहीं होती। हमारे टैक्स वालों की कोई इंटेंट नहीं होती, उनकी सिर्फ एक इंटेंट होती है, रिश्वत कितनी मिलेगी, माल कितना मिलेगा। हमारे टैक्स का निजाम नाकाम क्यों है? क्योंकि कोई भी चीज जो आसानी से पकड़ में भी आती है उसको भी वो पकड़ते नहीं है। सही है? लेकिन बहर तौर हम जब भी लॉ को पढ़ेंगे, हम इस नियत से नहीं पढ़ेंगे कि ये पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कैसे आएगा। हमें लॉ को इस नियत से पढ़ना है, हमें लॉ को इस इंटेंशन से पढ़ना है कि हर टैक्स पेयर निहायत ही ईमानदार है और टैक्स देने के लिए बेचैन और बेकरार है, तब जाके हमें टैक्स समझ आएगा। बात समझ आई? वरना आप लोगों में से बहुत से लोग ये कह सकते हैं सर ये तो मैं ऐसे छुपा लूंगा, टेंशन नहीं है, ये छप्पड़ कर लेंगे अमाउंट, ये टैक्स वाले को नहीं पता लगेगी। हमने कहा देखो पता लगनी है नहीं लगनी है वो अलग बात है, अभी आपने लॉ को फॉलो करना है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि लोन received in cash will be chargeable
टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 39 में, ठीक है। तो लोन, वैसे तो लोन कैपिटल रिसीट है, लेकिन लॉ कहता है कि ऐसा लोन जो आपने रिसीव किया कैश में, जो आपने किस में रिसीव किया, कैश में, वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, वो आपकी इनकम बन जाएगा और उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। देखो जिधर हम बोलेंगे ये इनकम बन जाएगा, वहां पर क्या देना पड़ जाएगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हमने हेड्स पढ़े थे ना, 5 हेड्स पढ़े थे ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना मैंने। कोई हाथ रेस करो, किसने सवाल पूछा ये? हाँ, सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको मैंने बताया था ना, ये वो हेड ऑफ इनकम है जो कहीं फिट नहीं हो रहा, वो इसमें फिट कर देगा। वो बोलेगा ये तेरी इनकम है, अरे भाई कौन सी इनकम है, ये तो ना सैलरी इनकम है, ये तो ना रेंटल इनकम है, तुम इसको कहाँ टैक्स करोगे? वो बोलेगा टेंशन नहीं लो, मैं इसको कहाँ टैक्स करूंगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स करूंगा मैं इसको। एक और एग्जाम्पल, आपको पता तो होगा, माशाल्लाह नॉलेजेबल बच्चे हैं सारे, जब भी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी जाती है किसी को, जब भी कोई प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दी जाती है, ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये मिस्टर बी टेनेंट है, मिस्टर ए लैंडलॉर्ड है। मिस्टर ए ने बी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, मिस्टर बी टेनेंट है। मिस्टर बी मिस्टर ए को एक अमाउंट देता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की, देता ही नहीं देता, सिक्योरिटी डिपॉजिट। मिसाल के तौर पर एक शॉप किराए पे ली मिस्टर बी ने। मिस्टर ए ने कहा कि आप मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दो 5 लाख रुपए का, और इस शॉप का हर महीने का जो रेंट है वो है 50,000 रुपए। हर महीने आप मुझे रेंट दोगे कितना, 50,000 रुपए का, लेकिन आप मुझे क्या भी दोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब भी आप शॉप खाली करोगे मैं आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दूंगा, जब भी आप शॉप खाली करोगे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको वापस कर दूंगा। कोई अल्लाह का नेक बंदा जरा मुझे इसकी अकाउंटिंग एंट्री बता दे। मिस्टर ए इसकी क्या एंट्री करेंगे, ये बताएगा बच्चा, क्या करेंगे, कैश डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड सर, इसकी एंट्री बनेगी डेबिट, कैश बैंक डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट सिक्योरिटी डिपॉजिट की लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्या ख्याल है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट देखा है बैलेंस शीट के अंदर आ रहा होता है, बैलेंस शीट में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ रहा होता है। अगर किसी कंपनी ने रेंट पे प्रीमिसेस ली होती है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट आते हैं ना, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट बैलेंस शीट में कहां पे आते हैं, तो लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा ना, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा ना। अब ये शॉप मिसाल के तौर पर 5 साल के लिए रेंट पे ली है, तो जब ये शॉप खाली होगी 5 साल के बाद, तब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लायबिलिटी है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट तो लायबिलिटी है, लेकिन लॉ कहता है कि ये तुम्हारी इनकम है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट will be chargeable to tax under income from property. Section 16. इसका क्या मतलब हुआ सर? वैसे हमारा दिमाग, हमारी नॉलेज क्या कहती है कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है
ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है ये इनकम नहीं है, ये तो लायबिलिटी है। ये मिस्टर ए की क्या है, लायबिलिटी है। ये 5 साल बाद 10 साल बाद जब ये शॉप खाली होगी तो ये अमाउंट इसने रिटर्न कर देनी है, ये अमाउंट इसकी थोड़ी है। ना सिर्फ हमारी अकाउंटिंग नॉलेज, हमारी कमर्शियल नॉलेज भी यही कहती है कि सर ये इनकम नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। क्योंकि देखो कैपिटल रिसीट वो वाली रिसीट होती है जो इनकम नहीं होती, ये कैपिटल रिसीट है। लेकिन लॉ क्या कह रहा है इसको, इसे लॉ कहता है कि ये डीम्ड इनकम है। हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारी इनकम है तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये तुम्हारी इनकम है। अब लॉ ऐसा क्यों कहता है, इसके पीछे क्या वजह है, ये हम तब देखेंगे जब हम सेक्शन 16 देखेंगे। सही है, बोलो बच्चा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से फायदा ही हो रहा है ना, क्योंकि आज का 5 लाख जो 10 साल बाद वापस करेगा इसकी वैल्यू तो कम हो जाएगी, इसका तो उसको फायदा तो हो रहा है ना, सिक्योरिटी वर्ड लेना। इसके ऊपर डिबेट है, इसके ऊपर एक डिस्कशन है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हो कि सर इसने ये 5 लाख रुपए आज इस्तेमाल कर लिए होंगे, ये कहना चाह रहे हो सर इसने ये 5 लाख रुपए आज इस्तेमाल कर लिए होंगे, ये इसको किसी काम में लगा देगा अपने, इसलिए लॉ क्या ले रहा है, इससे टैक्स ले रहा है। तो फिर मेरा आर्ग्यूमेंट ये होगा कि अगर वो किसी काम में लगा देगा और उस काम से इनकम जनरेट होगी तो उस पर तो वैसे ही टैक्स लगेगा। आज के 5 लाख मैं अलमारी के अंदर रखे रहूं तो मुझे वो 5 लाख अंडे बच्चे थोड़ी देंगे मेरे बच्चे, वो तो वैसे ही रहेंगे ना अलमारी में। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज अ गुड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट वी विल डिस्कस इट ड्यूरिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, याद रखना, ठीक है। सब ने लिख लिया बेटा, क्लियर है सबको? जी बेटा। कैश में हो या बैंक के थ्रू तो होगा तो चार्जेबल टैक्स ना, कैश में मिलेगा तो चार्जेबल टू टैक्स होगा, बैंक के थ्रू तो फिर चार्जेबल टू टैक्स नहीं, फिर वो लोन रेट होगा, फिर वो नॉर्मल लोन रेट होगा, ठीक है। सिर्फ कैश वाले की बात हो रही है, सही है। एक और बात भी लिखो, एक और एग्जाम्पल भी लिखो। गिफ्ट, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम non-relative will be chargeable to tax under हमने देखा कि सर गिफ्ट्स का मिलना हमारा दिल नहीं मान रहा था कि ये इनकम है, हमारा दिल नहीं मान रहा था कि ये इनकम है, और हमारा दिल यही कह रहा था कि ये क्या है, कैपिटल रिसीट, हमारा दिल कह रहा था। अभी मैंने कहा कि तुम्हारे दिल की ही सुन रहे हैं ना, चूंकि हम तो अभी तुम्हारे दिल की सुन रहे हैं, अभी तो हमने बात ही नहीं करी है कि लॉ क्या कह रहा है, तो कैपिटल रिसीट है। लेकिन लॉ कहता है कि अगर गिफ्ट आपको रिसीव हुआ है किससे, नॉन रिलेटिव से, किससे, नॉन रिलेटिव से, उसके लिए सर आप ये भी तो बताएं कि रिलेटिव किसको कहते हैं। मैंने कहा इतनी डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम, वो बाद में जाएंगे, अभी इतना लिख लो सिर्फ बहुत है। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे का टैक्स पास हो गया, वो मेरे पास आया, सर मुझे बड़ी खुशी हो रही है मेरा टैक्स पास हो गया सर। अच्छा भाई टैक्स पास हो गया, ये 50,000 रुपए आपका गिफ्ट। ये ऐसा होता नहीं है, ये ऐसी ख्याली प्लॉ, समझ लो बेटा। ये मैं भी बहुत खुश हुआ आपकी सक्सेस पे मैं बहुत खुश हुआ, ये 50,000 रुपए आपका गिफ्ट। आप क्या कहेंगे, नहीं सर देखिए माजरत के साथ ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते बेटा, सर आपने ही सिखाया था, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव। अब आप रिलेटिव तो है नहीं, आप तो उस्ताद हैं मेरे, तो अब अगर मैं आपसे गिफ्ट लूंगा तो वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, किसमें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो सर फजूल में मुझ पे टैक्स लग जाएगा, दिल में मैं खुश हो जाऊंगा, बेवकूफ बच्चा है, पैसे मिलने से 50,000 टैक्स लगता, 5,000 टैक्स के चक्कर में पैसे लेके ही नहीं गया। खैर, तो ये लिख लो, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी कि लॉ में किस तरह से
डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है। और लॉ किस तरह से कैपिटल रिसीट को टैक्स कर देता है मुख्तलिफ जगहों पे, ये हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, जगह जगह हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि देखो लॉ ने अगर कह दिया कि ये इनकम है तो हम फिर लाख लड़ते रहे कि भाई ये तो कैपिटल रिसीट है और ये तो यूं है, ये तो वो है। लेकिन अगर लॉ में कहीं कोई चीज लिख दी गई है तो फिर हमें उसको मानना पड़ेगा कि सर ठीक है सर, ये तो फिर क्या हो जाएगी, स्पेसिफिकली टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम, ये एज इनकम टैक्स होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट दिया। और अभी हमने जितनी चीजों को समझा वो आपके जहन और आपकी दिमाग और आपकी सोच के हिसाब से समझा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और अब हम देखते हैं कि हाउ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ इनकम कंसोलिडेट्स ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चूंकि मैंने आपको बताया था इसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बाहर तौर चल रहा है जो कि लॉ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाहर तौर वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फ्रॉम प्रेसिडेंट्स, फ्रॉम केस लॉज, फ्रॉम वेरियस पास्ट इंसिडेंट्स वो वजूद में आता है। ठीक है जी मेरे बच्चे, हाँ बेटा, यूं समझो कि पहले से इस 50,000 के अलावा किसी की 7 लाख की 6 लाख की इनकम हुई भी है, तो अब जो भी 50,000 भी होगा तो उस पर टैक्स तो लग ही जाएगा ना। अच्छा जी, रिसीट, हमने बात की रिसीट की, मिलने वाला माल। इस रिसीट को हम क्लासिफाई करेंगे विद एक्टिविटी, विद एक्टिविटी में और विदाउट एक्टिविटी में। विद एक्टिविटी में भी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, रिसीट। अब जरा इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को समझ रहे हैं हम, जरा गौर से सुनना मेरी बातों को। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिसीट, माल आ रहा है सर, माल आ रहा है, रिसीट, जेब में माल आ रहा है। इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी का मतलब क्या है सर? विद एक्टिविटी का मतलब है जिसमें थोड़ा सा खून पसीना बह रहा है हमारा, जिसमें थोड़ी एफर्ट लग रही है हमारी, क्योंकि माल आता है एफर्ट से आएगा सर, जरूरी नहीं है एफर्ट से आए, लेकिन ऐसी रिसीट जिसके लिए हमने एफर्ट की है, जिसके लिए हमने खून पसीना बहाया है, जिसके लिए हमने अपना वक्त लगाया है, जिसके लिए हमने अपनी जान माल लगाई है, उसको हम कहेंगे विद एक्टिविटी। विद एक्टिविटी के बाद हमने उसको दो मजीद क्लासिफिकेशंस में डाल दिया, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि सर यहां पर हमारी इंटेंशन है टू जनरेट इनकम। एग्जाम्पल, और यहां पर हमारी नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी में नो intention to generate इनकम। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। दो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एक ट्रांजैक्शन की और मैंने अपने घर पर पड़े हुए सोफे को सेल कर दिया।
पर मेरे एक सोफा सेट पड़ा हुआ था और उसको मैंने सेल कर दिया। क्यों सेल कर दिया? पुराना हो गया था, लुक खराब लग रहा था मेरे ड्राइंग रूम का। बेगम ने बोला भाई इसको आप सेल कर दें, आप नया सोफा ले लें। मैंने उस सोफे को सेल कर दिया। क्या मेरी इंटेंशन है टू जनरेट इनकम? निकल नहीं सर, इनकम जनरेट करने की इंटेंशन नहीं है। क्या एक्टिविटी हो रही है? जी हो रही है। आप बायर ढूंढेंगे, सोफा डिसलोकेट होगा, जाएगा, एफर्ट लगेगी। मैंने कहा एफर्ट तो हो रही है, एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन क्या इंटेंशन है टू जनरेट इनकम? एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने, नाम क्या आपका? हुमायूं। मैंने हुमायूं से 10 सोफे खरीदे और मैंने अब्दुल्ला को बेच दिए। फिर हुमायूं से 10 सोफे खरीदे, फिर इमरान को बेच दिए। फिर हुमायूं से 10 सोफे खरीदे, असलम को बेच दिए। विद एक्टिविटी है? हाँ सर, विद एक्टिविटी है। इंटेंशन टू जनरेट इनकम। तुम्हें कैसे पता? तुमने मेरा दिल खोल के देखा। पहले वाले में तुमने बोला था सर नो इंटेंशन टू जनरेट इनकम, दूसरा वाला भी तो सोफा ही था। सर हम अंधे थोड़ी हैं। वो आपने एक सोफा बेचा था, वो भी 10 साल बाद जब टूट फूट गया, और ये तो आप 10 ले रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 10 बेच रहे हैं। इसका मतलब सर ये आपका काम धंधा लगता है। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? सर आप खुद देख लें, आप खुद देख लें, फ्रीक्वेंसी देख लें आप ट्रांजैक्शन की। हर 2 दिन बाद आप 10 सोफे ले रहे हैं और बेच रहे हैं, हर 2 दिन बाद 10 सोफे ले रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब कि अगर मैं हर 2 दिन बाद ना लूं और अगर मैं इससे महीने में एक साथ 100 सोफे लेके बेच दूं तो फिर चलेगा? मैंने कहा नहीं नहीं सर, कैसे चलेगा? आपने तो एक ही दफा में पूरा कोटा पूरा कर दिया, 100 सोफे। अच्छा, इसका मतलब कि तुम सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे हो, तुम क्वांटिटी को भी देख रहे हो। अब समझ आया सर, क्योंकि दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। और मैंने यहाँ पे लिखा है इंटेंशन, तो इंटेंशन पता कैसे चलेगी? सर इंटेंशन पता लगेगी मेरे एक्ट से। अगर तो मैंने 10 साल बाद अपने घर का एक सोफा बेचा है तो सर मेरी इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है। लेकिन सर मैं सोफे बार बार बेच रहा हूं और एक नहीं 100 200 बेच रहा हूं, इसका मतलब कि सर ये तो मेरी इंटेंशन टू जनरेट इनकम है। तो लिख लो जल्दी से, कैसे पता लगी इंटेंशन टू जनरेट इनकम? फ्रीक्वेंसी and quantity of transaction will determine intention. Place of business is also an indication. सर फिर आप अगर ये 10-10, 20-20 और 100 सोफे खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका कोई शोरूम भी होगा, फिर आपका कोई जगह भी होगी, आपका कोई ऑफिस भी होगा जिसमें आप ये सोफे परचेज करके रखते होंगे, होलसेल करते होंगे, सेल करते होंगे। हमने कहा जी बिल्कुल बेटा, बात तो ठीक है, मेरा एक शोरूम भी है जिसमें मैं रखता हूं। लेकिन क्या प्लेस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है? क्या प्लेस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है? आज लोग बैठे बैठे ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं और फिजिकल वालों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या ख्याल है? आज लोगों ने अपने घर के एक रूम के अंदर छोटा सा वेयर हाउस बना लिया है, उसी के अंदर से मोबाइल की एसेसरीज बेचे जाते हैं, कमाए जा रहे हैं। क्या ख्याल है? और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, एक गाड़ी परचेज की, उसकी डेंटिंग पेंटिंग की, थोड़ा सा उसकी शक्ल को दुरुस्त किया, बेच दिया। फिर एक गाड़ी खरीदी, फिर थोड़े ऊपर पे बेच दिया। ना गैराज है, ना कोई शोरूम है, लेकिन गाड़ी सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। कोई ऑफिस नहीं है। तो हमने कहा सर ऑफिस का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऑफिस है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन। अच्छा, फिर फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। सर जरूरी नहीं है कि ये फिर मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ, ये गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विस भी हो सकती है।
गुड्स भी हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, मेरी अपनी फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, और मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। मैंने अगर किसी एक बच्चे को पर्सनली कोई ट्यूशन पढ़ा दी, वो एक अलग बात है, लेकिन सर हर अटेम्प्ट के अंदर आप कोर्स डिलीवर कर रहे हैं, हर अटेम्प्ट के अंदर आप कोर्स पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि ये आपका काम धंधा लग रहा है सर, ये आपका प्रोफेशन है, ये आप सर्विसेज देते हैं। आप टैक्सेशन की सर्विसेज अपनी फर्म के थ्रू दे रहे हैं। एक आध दफा मैंने किसी को एडवाइस दे दी, वो अलग चीज है, अपने दोस्त को एडवाइस दे दी टैक्स की, अलग चीज है सर, लेकिन आप इसके पैसे चार्ज करते हैं, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप टैक्स की प्रैक्टिस करते हैं, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम है। सो दिस मीन्स दैट दिस इज योर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। या अगर कोई एम्प्लॉय है, वो अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, डेली एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि वो उसकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। और सर जब इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से इनकम जनरेट हो तो उसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट, दो आ रहे हैं सिर्फ, सही है, रेवेन्यू रिसीट। इसका मतलब कि सर इससे जो माल रिसीव हो रहा है वो क्या है, रेवेन्यू रिसीट, और रेवेन्यू रिसीट इज योर इनकम। ठीक है बेटा, इनकम की डेफिनेशन क्या आ रही है ना, लॉ की डेफिनेशन तो इसके बाद आएगी, पहले हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क डिस्कस। पैसा आने को कहते हैं, मुनाफा होने को कहते हैं। देखो अभी मैं बता देता हूँ, वैसे डेफिनेशन के ऊपर हम जाते तो मैं बताता, मैं वैसे बता देता हूँ। इनकम किसको कहते हैं हम, इनकम किसको कहते हैं? माशाल्लाह सारे आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, क्या रेवेन्यू को इनकम कहते हैं या प्रॉफिट को इनकम कहते हैं, ये पूछ रहे हो तुम? ये बच्चा बताएगा। वेरी गुड, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज योर प्रॉफिट। ठीक है, इनकम किसको बोलेंगे? जो पैसा जेब में अल्टीमेटली मेरे आ रहा है उसको इनकम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, इससे जो पैसा आएगा, इससे जो बॉटम लाइन प्रॉफिट बचेगा वो टैक्स होगा, जो बॉटम लाइन प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, आ जाओ नॉन इनकम जनरेटिंग। नो इंटेंशन टू जनरेट इनकम, इसकी एग्जांपल लिख लो। वन ऑफ ट्रांजैक्शन, या यू कह लो वन ऑफ सेल ऑफ अ पर्सनल एसेट। अच्छा, इधर एग्जाम्पल लिख लोगे ना, सोफे की एग्जाम्पल लिख लेना, इधर फ्रिज की एग्जाम्पल लिख लेना। 100 फ्रिज ले लिए मैंने, फिर एक साथ बेच दिए, मैंने 100 एसी ले लिए, फिर एक साथ बेच दिए। इधर एग्जाम्पल 2-3 लिख लेना। ठीक है, इधर क्या एग्जाम्पल लिखोगे? एग्जाम्पल पर्सनल सोफा सेट सोल्ड, पर्सनल सोफा सेट सोल्ड, ये एग्जाम्पल इधर लिख दो। अगर मैंने मिसाल के तौर पर पर्सनल सोफा बेचा, और मैंने पर्सनल सोफा बेचा, फर्ज कर लो बहुत पुराना सोफा था, फर्ज कर लो बहुत पुराना सोफा था, मैंने बेच दिया, पता लगे किसी ने बोला अरे ये तो आपको नहीं पता ये कितना कीमती सोफा है भाई, हम इसके आपको 25,000 रुपए देंगे। मैंने खरीदा था 10,000 रुपए का बहुत साल पहले, मुझे मिल गया इसके 25,000। मुझे गेन हो गया? क्या मुझे गेन हो गया? बिल्कुल गेन हो गया। मेरा दिमाग चला, चार्ट सर ने बताया था, विद एक्टिविटी विदाउट एक्टिविटी, विद एक्टिविटी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी से गेन भी आ जाए, इनकम भी आ जाए, उसे हम कहेंगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट, इसका मतलब बड़ा जबरदस्त हुआ। आज तुमको ऐसी बात पता चली जो आज से पहले पता नहीं थी। बोलो क्या? अगर किसी ने अपनी पर्सनल गाड़ी बेची, किसी के अब्बा ने अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी, खरीदी थी 10 लाख में, बेच दी 15 लाख में, गाड़ियों की तो वैल्यू बढ़ रही है ना भाई। खरीदी थी 18 लाख में, बेच दी 22 लाख में, 4 लाख का गेन हो गया, क्या टैक्स लगेगा?
क्या टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। पर्सनल गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी थी सर, पर्सनल गाड़ी थी, पुरानी खरीदी थी, मेरे पास पुरानी थी कल्टस, मैंने खरीदी थी जब मैं क्वालिफाई हुआ था 5.5 लाख रुपए की, क्या पता नहीं कितने की, 5 लाख की खरीदी थी। उसके बाद मैंने 7-8 साल चलाई वो गाड़ी, 2014 से या 13 से अभी बेची मैंने 22 में। कितने साल हुए? 7 साल, 2 साल, 9 साल। 9 साल चलाने के बाद मैंने उसको 5.5 में बेची। तो यूं समझो 9 साल बाद भी मैंने बेची तो 50,000 का गेन ही हुआ ना। अब वो आप कह सकते हो सर डी वैल्यू हो गया मनी, गाड़ियों की वैल्यू, ये वो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, 10 बातें कर सकते हो। अब मैंने बोला भाई फिर भी कुछ भी है, 5 की ली थी, 9 साल इस्तेमाल करने के बाद कितने की बेची? 5.5 की, 50,000 रुपए का गेन हो गया। क्या वो गेन चार्जेबल टू टैक्स होगा? नहीं होगा, वो गेन चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। आज लोगों को नहीं पता होता, लोग क्या करते हैं, वो किसी उल्टे सीधे जिस बंदे से भी रिटर्न फाइल कराते होते हैं, बोलते हैं यार मैंने गाड़ी बेची है। अच्छा भाई कितने में ली थी आपने? 8 लाख में। कितने में बेची? 10 लाख में। भाई ये 2 लाख रुपए तो आपकी रिटर्न के अंदर, ये इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको। अरे भाई इस पर टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। पर्सनल एसेट अगर आपने सेल किया है, पर्सनल एसेट आपने सेल किया है विद एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नो इंटेंशन टू जनरेट इनकम, वन ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या है ये? कैपिटल रिसीट। ये आपकी इनकम ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिसीट इज नॉट योर इनकम। ये ऐसी रिसीट है जो आपकी इनकम ही नहीं है। क्या बात समझ आती है? बहुत अच्छा। अगर आपको बात समझ आती है, इसकी एक एक्सेप्शन लिख लो, इसकी एक एक्सेप्शन लिख लो बेटा। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। पर्सनल मूवेबल एसेट्स specified under section 38 subsection 5। ये इसकी एक एक्सेप्शन है, लिख लो, पहले लिख लो। पर्सनल मूवेबल एसेट्स, पर्सनल मूवेबल एसेट्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 38 सबसेक्शन 5। मैंने समझाया ही नहीं, समझ कैसे आएगा? मैंने तो लिखा है, मैंने जो लिखा है उसको लिख लो। समझाया ही नहीं अभी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज तो आ रही है ना? बेटा सेक्शन याद मैं आपको ये बताऊंगा कि मोटे मोटे सेक्शंस याद होने चाहिए। बहुत गिने चुने सेक्शंस होंगे जो मैं आपको कहूंगा ये आपको याद होने चाहिए, सारे नहीं याद होने चाहिए, ठीक है? लेकिन कुछ सेक्शंस होंगे जो बहुत, मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा सैलरी का सेक्शन, सैलरी का सेक्शन इज सेक्शन 12, ये आपको याद होना चाहिए। कैपिटल एसेट का सेक्शन, सेक्शन 37, ये आपको याद होना चाहिए। भाई मिसाल के तौर पर किसी भी बंदे से बात हो रही हो, टैक्स के बंदे से बात हो रही हो, मोटे मोटे 2-4 सेक्शन की फायरिंग तो करे बंदा मुंह से। क्या ख्याल है? ठीक है, उस वक्त नहीं भी याद आ रहा हो तो कोई भी सेक्शन छोड़ देना, उसको कौन सा पता कौन सा सेक्शन बोल रहे हो तुम। सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी छोड़ देना, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन इससे एक भ्रम पड़ता है ऐसी। अभी तुम्हें बताओ ना, तुम्हें कौन सा पता मैंने ठीक लिखा नहीं लिखा? लेकिन सोच रहे हो ना यार सर देखो सेक्शन लिख रहे हैं, सर को याद है सारे सेक्शन, अब हो सकता है मैंने गलत लिखा हो। ये सही लिखा है, टेंशन नहीं लो, लेकिन वैसे एक टिप दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा, ये वो एसेट्स हैं, अभी मैं इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी एक तफसील है, इसको पढ़ाने में मुझे मजा आता है, थोड़ी तफसील चलती है इसमें। इसमें एक लिस्ट है, एक छोटी सी लिस्ट है। इस लिस्ट में लॉ ने ऐसे पर्सनल एसेट्स के नाम दिए हुए हैं जिनको आप बेचोगे तो उस पर गेन टैक्सेबल होगा। आमतौर पर आप कोई भी पर्सनल एसेट अपना बेचो, उस पर कोई गेन आ गया, वो टैक्सेबल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये मेरा सेल फोन है, मैंने अगर ये सेल फोन अपना सेल कर दिया, मिसाल के तौर पर मैंने ये सेल फोन लिया 60,000 रुपए का, मैंने इस बच्चे को सेल कर दिया 70,000 रुपए में, क्या मुझे 10,000 का गेन आ जाएगा?
क्या ये चार्जेबल टू टैक्स होगा? कैसे? क्यों? सर विद एक्टिविटी जी सर, आपने बंदा ढूंढा, आपने अपने स्टूडेंट तलाश किया जिसको फोन की जरूरत थी, आपने उसको इसके फजाइल बताया, आपने बड़ी मेहनत की इसके ऊपर, विद एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग, क्या ये मेरा मेन एक्टिविटी है मेरी? नहीं सर, मैं तो पढ़ाता हूँ, मेरी तो फर्म है, मैं मोबाइल थोड़ी बेचता हूँ, मोबाइल बेच के पैसे थोड़ी कमाता हूँ। ये तो वन ऑफ ट्रांजैक्शन है, 4 साल से मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे नया फोन लेना है तो मैंने इसको बेच दिया। तो अब जो गेन आ रहा है वो किस में फॉल करेगा? क्या बन जाएगा वो? कैपिटल, वो चार्जेबल टू टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इस सेक्शन 38 सब सेक्शन 5 में एक ऐसी लिस्ट मेंशन्ड है जिसके जो अगर हम एसेट सेल करेंगे तो उस पर आने वाला गेन टैक्सेबल होगा। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर मैं 38 सब सेक्शन 5 में मिसाल दे देता हूं, ऐसा ना हो आपको सस्पेंस के अंदर आज रात को नींद ही ना आए कि इसमें कौन से एसेट्स हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसमें सबसे पहले एसेट है पेंटिंग। पेंटिंग बड़ी कीमती पेंटिंग हुआ करती है। आप लोग तो बदजौक लोग हैं, लेकिन ऐसी पेंटिंग भी होती है मिसाल के तौर पर जो 5-5, 6-6 लाख की, 10-10 लाख की पेंटिंग्स हुआ करती हैं। मजाक बात नहीं है ये कोई, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर किसी ने अगर पेंटिंग बेची है, वो पर्सनल पेंटिंग है, वो उसके घर पे लगाने का पर्सनल एसेट है, लेकिन अगर उसने सेल कर दी और उस पेंटिंग पर उसको गेन आ गया तो अब उसे टैक्स देना पड़ेगा माजरत के साथ। एक और आइटम भी बता दूं खवातीन के मतलब का, ज्वेलरी भी इसी लिस्ट में आता है, क्योंकि कोई खातून ये समझ सकती है सर ज्वेलरी पर्सनल एसेट, वन ऑफ एसेट, हम कभी भी बेचें तो इसका गेन टैक्सेबल नहीं होगा। तो माजरत के साथ ज्वेलरी भले आपका पर्सनल एसेट हो, भले आपकी वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो, लेकिन जब कभी भी ज्वेलरी बिकेगी तो गेन आएगा, और टैक्स वाला कहेगा जब बकरा कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है, तो उस पे वो जरूर टैक्स लेगा, जरूर टैक्स लेगा। ठीक हो गई बात। ये मैंने आपको सिर्फ अभी मुख्तसर लिखवा दिया है, ज्यादा बोझ आपके जहन पर मैं नहीं डालूंगा, आहिस्ता आहिस्ता डोज हम लेते चले जाएंगे। लेकिन चूंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया इसलिए ये वाली साइड बाकी रह गई है, तो इंशाल्लाह बेटा हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोशिश हम ये करेंगे कि अगली क्लास शार्प 10 o'clock पे शुरू हो जाए। देख लेना भाई 10 बजे हो तो 10 बजे, मैं कोशिश ये करूंगा कि शुरू की क्लासेस जरा हम 10 बजे रखें, और फिर 10 से ये मैं बता दूं आपको कि पीछे हमें आना पड़ेगा, हमारी क्लासेस 9:30 पे शिफ्ट हो जाएंगी सारी के सारी। तो भले पहले हफ्ते में 10 बजे हैं क्लासेस, लेकिन इससे धोखे में मत आना। कोई मुझे ये ना कहना सर हमने तो इसलिए आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी 10 बजे होती थी, ये 9:30 बजे आप क्यों बुलाना शुरू कर दिया आपने। ये बता दूं मैं कि तारीख में मैं 9 बजे भी बुलाता था और हमारी क्लासेस 9 बजे शुरू होती थी। ठीक है, तो हमारी क्लासेस आ जाएंगी 9:30 पे आ जाएंगी सारी की सारी। पहले हफ्ते में 10 हैं, नेक्स्ट वीक से 9:30 पे आ जाएंगी सारी क्लासेस। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वेडनेसडे वाले दिन शार्प 10 o'clock। थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जिसके पास हैंड आउट नहीं है वो जरूर आके कलेक्ट कर ले, और अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है अपने पेपर से रिलेटेड, मिस इकरा मुझे बता रही थी कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बच्चे परेशान हैं, पेपर्स उन्होंने दिए हैं कौन से सब्जेक्ट लें कौन से ना लें। किसी बच्चे का कोई सवाल हुआ करे मुझसे पूछ लिया करो मेरे बच्चों। थैंक यू, अल्लाह।